हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस टीचिंग सक्सेस चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉलिटी के देखेंगे। टॉपिक नेम है निर्वाचन आयोग। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, इसका आंसर जो है हमारे पास हो जाएगा भाग 15 हो जाएगा। आर्टिकल 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है निष्पक्ष चुनाव के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के तहत आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का विस्तृत उल्लेख है इसमें। ठीक है, 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना और सदस्य की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, मूल संविधान के केवल एक निर्वाचन आयोग का ही प्रावधान है। सेकेंड ऑप्शन है, वर्ष 1993 से निर्वाचन आयोग को अस्थायी रूप से एक 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां, वेतन और भत्ते पूरी तरह से समान होते हैं। हमारे पास ये तीनों ही सही है, तीनों ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल संविधान में यह एक सदस्यीय निकाय है, यह एक सदस्यीय निकाय था। अक्टूबर 1993 से इसे अस्थायी रूप से 3 सदस्यीय आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त बना दिया गया है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त बना दिया गया है। ठीक है, तीनों आयुक्तों की शक्तियां और वेतन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, बिल्कुल बराबर ही होता है। कोई भी बहुमत के आधार पर ही कोई भी निर्णय लिया जाता है इसमें बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों के संदर्भ में नए कानून 2023 के अनुसार गठित चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है इसमें? ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जो आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2023 के नए अधिनियम के तहत निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? हमारा ऑप्शन जो है सेकेंड हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए, या तो कार्यकाल का 6 वर्ष पूरा हो जाए या तो उनकी उम्र 65 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है, वे इससे पहले भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। उन्हें कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? हमारे पास ऑप्शन है ये। इसका सही आंसर जो है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मुख्य निर्वाचन आयुक्त
को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है किसके समान है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद की सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, जिन आधारों पर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, बाकी इस व्याख्या में ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव का संचालन, अध्यक्ष और नियंत्रण नहीं करता है? नियंत्रण नहीं करता है। हमारा जो सही आंसर होगा, राज्यों की नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषदों के चुनाव का संचालन करता है, लेकिन स्थानीय निकाय, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए संविधान के भाग 9 और 9 का ए के तहत अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है, हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे भी देख लेते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? हमारे पास जो ऑप्शन है ये, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार है, भारत के निर्वाचन आयोग को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग का यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक कार्य है। वह देश के राजनीतिक दलों को पंजीकृत करे और चुनावों में उनके प्रदर्शन, वोट प्रतिशत या सीटों की संख्या को निर्धारित मानदंडों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करे तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करे। इसलिए कहा जाए तो राज्य स्तरीय दल और चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को कहाँ से प्राप्त होती है? इसका जो सही आंसर होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिले व्यापक प्रशासनिक अधिकारों से उन्हें ये शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लेख किसी कानून या संविधान में सीधे तौर पर नहीं है, राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित एक नियमावली है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग के पास आचार संहिता लागू करने और उसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की अंतर्निहित शक्ति है। ठीक है, हमने इसकी व्याख्या देख ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, क्वेश्चन नंबर 9। संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को राय देने का कार्य कौन करता है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है भारत का निर्वाचन आयोग। इसका आंसर जो हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 103 के तहत दल बदल के मामलों को छोड़कर संसद सदस्यों की अन्य किसी अयोग्यता जैसे लाभ का पद आदि का प्रश्न उठने पर राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन आयोग की राय लेना अनिवार्य है और आयोग जो भी राय देता है राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसे भी। संविधान के किस आर्टिकल के तहत
यह प्रावधान किया गया है कि चुनावी मामलों में, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन या सीटों का आवंटन, अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक होगी। चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक होगी। इसका ऑप्शन ये है, और आंसर जो हमारा हो जाएगा सही आंसर आर्टिकल 329 हो जाएगा। आर्टिकल 329 हो जाएगा, जो अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक होगी इससे। ठीक है, हमारी व्याख्या, इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 329 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ठीक है, इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या सीटों के आवंटन के संबंध में बनाए गए हैं। किसी भी कानून को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी भी कानून को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत या निपटारा केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, आज का हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरे वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ कमेंट करें वीडियो में क्या करना चाहिए और सुधार। कैसा लगा आपको वीडियो? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।